अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड एक डेली लाइफ में आप जो सुनते हैं अक्सर के डिमांड क्या है, तो आपके जहन में शायद ये आता है जो एक लेमैन यानी जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के नहीं होते और एक आम आदमी होता है, वो ये समझता है कि जो भी चीज़ हमारी ख्वाहिश होती है, जो डिज़ायर होती है, वो डिमांड होती है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। डिज़ायर और डिमांड में फ़र्क है। डिज़ायर आप जैसे अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं BMW गाड़ी खरीदूँ या 10 कनाल का घर खरीदूँ, it is just a desire because I have no purchasing power to buy that 10 कनाल house और जो गाड़ी है लैंड क्रूज़र है या BMW है जो मैं ख्वाहिश कर सकती हूँ। हाँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक 5 मरले का घर खरीदूँ, यानी मेरे पास पैसे भी हों और ये मेरी ख्वाहिश भी हो, तो इसका मतलब है कि ये डिमांड है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड डिज़ायर। डिज़ायर कोई भी ख्वाहिश जो आपकी यानी आप करते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होते। डिमांड असल में डिमांड में 3 फैक्टर्स होने चाहिए। आपको जिस प्राइस पे वो चीज़ है, आप उस प्राइस पे उसकी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? आपके पास इतने पैसे हैं और टाइम, ये तीनों यानी जो चीज़ मैं आज डिमांड कर रही हूँ, हो सकता है कल वो डिमांड ना हो हमारी। तो इसीलिए डिमांड और डिज़ायर में फ़र्क है। फिर अगेन लॉ ऑफ डिमांड जो है, वो लॉ ऑफ डिमांड इस बेस पे बनाई गई है कि जितने लोग हैं उनकी डिमांड को जो पैटर्न है लोगों के बिहेवियर को, उसको ऑब्जर्व करके एक लॉ की सूरत में आपको बताया गया है यहाँ। अच्छा, डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन अ डिज़ायर टू पोजेस अ गुड सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। अब आप यहाँ देखें, इसमें डिज़ायर तो है, लेकिन कब है वो डिज़ायर? जब आपके पास पैसे भी हों और आपकी विलिंगनेस भी हो और आपकी एबिलिटी भी हो। विलिंगनेस का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है? तो वो तो जिस चीज़ की भी आप ख्वाहिश करते हैं उसके लिए आपकी विलिंगनेस होती है। लेकिन एबिलिटी टू पे फॉर इट यानी क्या आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि आप अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकें? फिर दोबारा इसकी डिमांड की एक डेफिनेशन की गई है कि डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर। अब डिज़ायर तो बहुत सारी हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव कौन सी है कि जिसको आप पूरा कर सकें। जैसे अगर एक चॉकलेट खरीदना, मेरी जेब में पैसे हैं तो ये इफ़ेक्टिव डिज़ायर है, लेकिन अगर मेरे पैसे जेब में नहीं है और मेरा चॉकलेट खाने को दिल चाह रहा है, तो दैट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव डिज़ायर। डिमांड मीन्स द वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट वुड बी परचेज पर टाइम पीरियड एट डिफरेंट प्राइसेस इन गिवन मार्केट। ठीक है, अब वो जो शुरू में मैंने बात की ना कि आपकी जो क्वांटिटी ऑफ गुड है जिसको आप परचेज करना चाह रहे हैं, वो किस टाइम पे है, यानी अगर आज के टाइम की बात कर रहे हैं तो आज की डिमांड की बात करेंगे, अगर कल के टाइम की बात करेंगे तो कल की डिमांड बात करेंगे, क्योंकि प्राइसेस भी डिफरेंट हो जाती हैं। जो कीमत आज है मार्केट में वो कल नहीं होगी। अब हमें इन तीनों चारों डेफिनेशन से क्या मेन चीज़ें क्या पता चली कि डिमांड में विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। डिमांड इज ऑलवेज एट प्राइस। जब तक आपको प्राइस का पता नहीं होगा आप डिमांड नहीं कर सकते। एंड डिमांड इज ऑलवेज पर यूनिट ऑफ टाइम, कि आप किस टाइम पे आज के दिन की कर रहे हैं, कल की दिन की कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हमें 3 चीज़ें पता होना ज़रूरी है जब हम डिमांड को डिस्कस करें। विलिंगनेस एंड एबिलिटी, प्राइस का और टाइम का। जब ये चारों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तब हम डिमांड को डिस्कस कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब मेरे ख्याल से ये सेंटेंस जो है ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये आपके लिए नया नहीं है। आप इसको लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी लॉ हम डिस्कस करेंगे उसकी एजम्पशंस या उसकी अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम जो है वो मुख्तलिफ होंगी। यानी जो चीज़ें हमने लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी में कांस्टेंट रखी थी या एज्यूम की थी कि इनमें कोई तब्दीली ना हो, तो वो लॉ ऑफ डिमांड में वो वाली नहीं होंगी, बल्कि कुछ नई बातें होंगी। क्योंकि देखिए लॉ जो डिमांड है आपकी,
हम कहते हैं डिमांड प्राइस के बढ़ने या कम होने से कम या ज़्यादा होती है, कि अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, ये तो हम बात कर रहे हैं कि इसका ताल्लुक सिर्फ प्राइस से है, जबकि हमें पता है कि डिमांड का ताल्लुक इनकम के साथ भी है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है। इसी तरह डिमांड का ताल्लुक फैशन के साथ भी है। जब कोई चीज़ फैशन में आती है तो चाहे उसकी कीमत ज़्यादा हो रही हो, फिर भी हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, फिर हमें ये भी पता है कि वेदर के चेंज होने के साथ भी बाज़ चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। इन सारी चीज़ों को, अच्छा देखिए, अगर हमें पता हो कि फ्यूचर में एक चीज़ की प्राइस कम होने वाली है तो हम उसको ख़रीदना छोड़ देते हैं। अगर हमें पता हो कि फ्यूचर में उसकी कीमत बढ़ने वाली है तो हम उसको अभी ख़रीदना शुरू कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में हम एक्सपेंसिव ख़रीदने से बच जाएं। अब ये सारे फैक्टर मिलके डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। हमने क्या करना है, हमने बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है, यानी ये फर्ज करना है कि ना तो फैशन डिमांड को इफ़ेक्ट करती है, ना इनकम इफ़ेक्ट करती है, ना प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट करती है, और ना ही वेदर करती है। ये चारों चीज़ें नहीं करती। हमने इन सारों को फर्ज कर लेना है कि इनमें से किसी का भी ताल्लुक डिमांड के साथ नहीं है। अगर डिमांड का ताल्लुक किसी के साथ है तो वो प्राइस के साथ है। और हम फिर जब भी अगर हमने बाकी चीज़ों को फर्ज कर लिया कि ये कांस्टेंट है, इनका कोई इफेक्ट नहीं है डिमांड पे, तो जब भी कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, जब कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसीलिए हम इसको अब यहाँ जब आप वर्ड्स में सुनेंगे ना तो आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, the quantity demanded increases with every fall in price excuse me, and decreases with every rise in the price. जब भी कीमत गिरेगी डिमांड खुद ब खुद बढ़ेगी, जब भी जो है कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और जब भी कीमत ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, सो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम क्या है, वो आपकी एजम्पशंस हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, यहाँ आपके पास शेड्यूल बनाया गया है। ये जो लिस्ट है ना, ये प्राइस और क्वांटिटी की जो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसको हम शेड्यूल कहते हैं, और ये ग्राफ बनाया हुआ है। आप अगर प्राइसेस को देखें तो 10 पे 0 डिमांड की जा रही है, यानी 10 प्राइस पे कोई इसको खरीदना नहीं चाह रहा, लेकिन जैसे ही कीमत 8 रुपए हुई 2 लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं, जैसे ही कीमत 6 रुपए हुई 4 लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं, और 4 रुपए पे उसको 6 लोग खरीदना चाह रहे हैं, और 2 रुपए पे 8 लोग खरीदना चाह रहे हैं, और जब 0 कीमत है तो 10 लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ प्लॉट किया है। प्राइस को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और क्वांटिटी को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ आती है कि वाई एक्सिस किसे कहते हैं और एक्स एक्सिस कैसे कहते हैं, और ये ग्राफ कैसे बनता है। सो यू हैव टू टेक योर ओन डेटा। आप खुद से कुछ कीमतें और कुछ क्वांटिटी फर्ज करेंगे और ये शेड्यूल और ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। The negatively sloped demand curve show the inverse relationship between quantity demanded and prices. देखिए ना, ये है ना नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी नेगेटिवली स्लोपिंग डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और कीमत जहाँ पे ज़्यादा है डिमांड कम है। जैसी देखिए ना, कीमत 2 रुपए है तो 8 है डिमांड, और कीमत 8 रुपए है तो 2 है डिमांड। तो ये चीज़ जो है ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रही है, और यहाँ आपको यही बताया गया है कि वाई एक्सिस पे प्राइसेस हैं और एक्स एक्सिस पे जो है वो क्वांटिटीज हैं। ये वो चीज़ है जिसको हमने कहा इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। वो क्या है? देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भाई? अगर आ गया तो ऐसी क्या बात हो जाएगी? इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होगी तो चाहे कीमत कम हो या ज़्यादा हो, लोग उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे। इसका मतलब है कि अगर ये इनकम कांस्टेंट ना रही, अगर हमने इसको फ़र्ज़ किया कि ये कांस्टेंट है, तो वो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो गलत हो गया, वो फिर हम एक्सप्लेन
नहीं कर पाएंगे कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है। ये ऐसे ही है ना कि हम दो चीज़ों का ताल्लुक ढूंढ रहे हैं और बाकी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो हमने कुछ देर के लिए कांस्टेंट रख लिया। अच्छा, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर वेदर एंड फैशन शुड रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो चाहे कीमत उसकी कुछ भी हो वो उसको खरीदेगा। वेदर की वजह से, अगर मौसम की तब्दीली की वजह से वो चीज़ जो है उसको हर हाल में ख़रीदनी होती है। फैशन में इन हो जाए तो चाहे उसकी कीमत ज़्यादा भी होती जाए तो हम उसको ख़रीदने लगते हैं, तो फिर तो लॉ ऑफ डिमांड गलत हो गया। प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड रिमेन कांस्टेंट। सब्सटीट्यूट किसे कहते हैं? सब्सटीट्यूट, जैसे पेप्सी की जगह मरिंडा इस्तेमाल हो सकता है, ये सब्सटीट्यूट है। जैसे गोश्त की जगह चिकन इस्तेमाल हो सकता है, ये सब्सटीट्यूट है। चावल की जगह रोटी इस्तेमाल हो सकती है, ये सब्सटीट्यूट है। आपने हमेशा देखा होगा कि पेप्सी की कीमत अगर वही भी रहे और मरिंडा सस्ती हो जाए तो लोग पेप्सी को उसी कीमत पे खरीदना छोड़ देंगे और मरिंडा को ज़्यादा खरीदने लगेंगे। तो हमने यहाँ ये फर्ज करना है कि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट भी वही रहेगी ताकि हम लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस कर सकें। अच्छा, एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस। अगर फ्यूचर में कोई किसी चीज़ की कीमत कम होने वाली है तो हम उसको अभी नहीं खरीदेंगे। अगर कीमत ज़्यादा होने वाली है तो हम उसको अभी खरीदेंगे, चाहे उसकी कीमत ज़्यादा भी हो रही हो। तो ये वो चीज़ है कि जिसको हमने कांस्टेंट रखना है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड का ताल्लुक मालूम कर सके। हमने इन बाकी ताल्लुकात को कांस्टेंट रखना है। नो न्यू सब्सटीट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट इज डिस्कवर्ड, यानी कोई नई चीज़ मार्केट में ना आ जाए, क्योंकि अगर नई चीज़ मार्केट में आती है तो पुरानी चीज़ की डिमांड उसी कीमत पे, चाहे कीमत में तब्दीली ना भी हो, उसी कीमत पे भी उसकी जो है डिमांड में कमी आ जाती है। सो ये सारी चीज़ें हमने एज्यूम कर दी कि ये कांस्टेंट है, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली अगर आएगी तो सिर्फ प्राइस में आएगी, और प्राइस की तब्दीली की वजह से जो डिमांड में तब्दीली आएगी उसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। अच्छा, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अच्छा देखें, डिमांड कर्व जो है उसी डिमांड कर्व पे हम ऊपर और नीचे भी आते हैं और डिमांड कर्व आगे और पीछे भी जा सकता है। अब एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो है वो ये है कि अगर डिमांड कर्व, उसी डिमांड कर्व में पर हम ऊपर और नीचे जा रहे हैं तो ये मूवमेंट है, ठीक है। और अगर डिमांड कर्व पूरे का पूरा ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपके पास ग्राफ है, अगर आप इसको देखें तो आपको लग रहा है कि नहीं, हमने ये जो प्राइस P2 है तो डिमांड क्या है? Q2 है। लेकिन जैसे ही प्राइस P3 हो जाती है तो डिमांड Q3 हो जाती है। अब Q2 से वो फैल के एक्सटेंड होके Q3 हो गई। तो अगर हम बात करते हैं कि कीमत कम हो रही है तो डिमांड एक्सटेंड हो रही है, फैल रही है। और अगर हम कहते हैं कि कीमत ज़्यादा हो रही है, अगर P3 से आप जाएं P2 की तरफ तो कीमत ज़्यादा हो रही है, और कीमत के ज़्यादा होने की वजह से डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है ना, सिकुड़ रही है। कंट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ना, और सिकुड़ रही है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब है कि अगर तो डिमांड एक्सटेंड होती है या कंट्रैक्ट होती है तो उसकी एक ही वजह है, और वो क्या है? प्राइस का चेंज। आप देखें ना, जब प्राइस कम हुई है तो डिमांड एक्सटेंड हो गई है, जब प्राइस ज़्यादा हो गई है तो डिमांड कंट्रैक्ट हो गई। तो जब भी हम डिमांड कर्व पे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो डिमांड एक्सटेंड होती है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कंट्रैक्ट होती है। यही बात यहाँ हमने वर्ड्स में लिखी है कि मूवमेंट along the demand curve when the quantity demanded increases decreases with the change in price। यानी जब भी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, किसकी वजह से? चेंज इन प्राइस की वजह से। इट इज टेक्निकली कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड का, ठीक है। फिर यही बात, ये जो द मूवमेंट ऑफ P2 टू P3 जो है ये एक्सटेंशन है। आप देखें P2 से P3 की तरफ डिमांड का जो है ये एक्सटेंशन है, और P3 से P2 की तरफ क्या है? कंट्रैक्शन है। सो हमने अभी तक ये समझा कि जब भी डिमांड में तब्दीली किसकी वजह से आए? प्राइस की वजह से, तो उसको हम मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट कहते हैं, और मूवमेंट दो किस्म की होती है, एक होती है एक्सटेंशन और एक होती है कंट्रैक्शन।
अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं डिमांड कर्व पे तो ये एक्सटेंशन है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये कंट्रैक्शन है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, when there is a change in the demand due to one or more than one factor other than the price, it results in the shift of demand curve. If the quantity demanded changes with the changes in income, fashion, weather, taste, वो जितनी assumption है, अगर क्या हो कि अगर आपकी डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रही, बल्कि किसी वजह वो चीज़ फैशन में आ गई है इसलिए उसकी डिमांड बढ़ रही है, वो चीज़ जो है आपकी इनकम बढ़ गई है इसलिए आप उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो फिर वो मूवमेंट नहीं होगी, फिर वो क्या कहलाएगी, वो शिफ्ट कहलाएगी। शिफ्ट का मतलब है कि पूरी की पूरी आगे चली जाना या पूरी की पूरी पीछे आ जाना, और मूवमेंट का मतलब है उसी डिमांड कर्व पे ऊपर या नीचे जाना। अच्छा देखिए, द डिमांड कर्व राइजेस, अब जो शिफ्ट है ना उसमें या तो राइज होता है या फॉल होता है। शिफ्ट में क्या होता है, या राइज होता है या फॉल होता है। द डिमांड कर्व राइजेस ड्यू टू D1। आप नीचे देखें, आपके पास ये D0 है, ये पहला डिमांड कर्व है, और पूरे का पूरा डिमांड कर्व आगे चला गया है। वजह उसकी क्या है कि सेम प्राइसेस पे हम लोगों ने डिमांड को बढ़ा दिया है। अगर आप देखें इन सारे एरोस जो लगे हुए हैं, प्राइसेस तो सेम है, उसी प्राइस पे पहले डिमांड कम है और फिर डिमांड ज़्यादा है। तो ये यही बात कर रहे हैं कि जब भी आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, किस वजह से, इनकम, फैशन, या आपकी जो वेदर की चेंज की वजह से, तो अगर वो चीज़ फैशन में आ गई है और आपका डिमांड कर्व जो है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है तो ये राइज है। With an increase in income, consumer will purchase larger quantity, pushing demand to the right and causing the demand curve to shift right. यानी जब भी आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदने लगते हैं, कीमत उसकी वही होती है लेकिन आप उसको ज़्यादा खरीदते हैं, तो इसलिए ये क्या कर लेती है, पूरी की पूरी कर्व जो है ये राइट की तरफ चला जाता है। तो टेस्ट शिफ्ट टू द ग्रेटर पॉपुलैरिटी, population likely to buy rises, income rises for a normal good, price of substitute rises, prices of complement falls, future expectation encourages buying। अब अगर आप देखें ये जितनी बातें हमने यहाँ लिखी हुई हैं ये सारी की सारी assumptions में हमने constant रखी थी, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अगर डिमांड कर्व आगे जाता है या पीछे आता है तो ये उन assumptions में changes की वजह से होता है। और अगर हम लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली सिर्फ डिमांड कर्व के ऊपर और नीचे के शिफ्ट की वो मूवमेंट की बात करेंगे तो वो प्राइस की चेंज की वजह से होता है। ठीक है, ये राइज इन डिमांड है। राइज इन डिमांड कब होगा, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, जब एक चीज़ फैशन में आ जाएगी, जब वेदर आपका ऐसा होगा कि उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, तो ये कहाँ जाएगा, राइज इन डिमांड हमेशा राइट की तरफ जाता है। अच्छा, ये चीज़ एमसीक्यूज में बड़ी पूछी जाती है कि डिमांड कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है कि लेफ्ट की तरफ। जब राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो राइज है कि फॉल है, जी राइज है। और अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो क्या है, राइज है कि फॉल है, फॉल है। अब ये देखें फॉल इन डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व शिफ्ट बैक D0 से D1 की तरफ ये आ गया है ड्यू टू फॉल इन इनकम, फैशन, वेदर एट द सेम प्राइस। आप देखें प्राइस वही है लेकिन ये पीछे आ रहा है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ फैक्टर दैट कैन कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम द D0 टू D1। वही जो लिस्ट पीछे हमने देखी है कि इनकम के बढ़ने की वजह से, फैशन की वजह से, उन सब की वजह से अगर ये आगे जा सकता है तो ये पीछे भी आ सकता है। The same factors, if their direction is reversed, can decrease the demand from D0 to D1। यानी अगर ये आगे जा सकता है डिमांड तो पीछे भी आ सकता है उन्हीं चीज़ों की वजह से। जैसे टेस्ट शिफ्ट टू लेस पॉपुलैरिटी, अगर वो चीज़ टेस्ट से निकल गई है और वो चीज़ लेस पॉपुलर हो गई तो आप उसको कम खरीदेंगे। अगर पॉपुलेशन ने उसको लेना कम कर दिया तो वो फिर पीछे की तरफ आएगा। अगर लोगों की इनकम कम हो गई है तो वो लोग कम खरीदेंगे।
अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कम हो गई है तो आप फिर उसको खरीदेंगे बजाय इसको खरीदने की, ठीक है। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उसकी कीमत में आपको लग रहा है कि वो कम होने होंगी तो आप इसको भी आप कम खरीदेंगे अभी, ठीक है। सो वो वही रीजंस हैं जिनकी वजह से डिमांड राइज होती है, उन्हीं रीजंस की वजह से डिमांड फॉल भी होगी। अच्छा, रीजंस क्या हैं अब राइज एंड फॉल के? इफ एन आइटम इज इन फैशन द डिमांड विल राइज एंड वाइस वर्सा, यानी अगर चीज फैशन में है तो लोग उसको उसी कीमत पे ज्यादा खरीदेंगे, तो डिमांड क्या करेगा? राइटवर्ड मूव करेगा, राइट की तरफ चला जाएगा। इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड विल राइज एंड वाइस वर्सा। अगर इनकम लोगों की बढ़ेगी तो डिमांड राइट की तरफ करेगा, वरना अगर इनकम कम होगी तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, यानी फॉल कर जाएगा। If the price of the substitute increases, the demand of the product will rise and vice versa. अगर किसी सब्सटीट्यूट की कीमत बढ़ गई है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, राइज हो जाएगी, राइटवर्ड मूव करेगी। मैं इसकी मिसाल दूं आपको कि जैसे पेप्सी और मरिंडा है। मरिंडा की कीमत जो है ना, अगर वो बढ़ गई है तो क्या करेंगे लोग? पेप्सी भी 50 रुपए की है, मरिंडा भी पहले 50 रुपए की थी, अब वो 60 रुपए की होगी, तो लोग किस चीज को ज्यादा खरीदेंगे? पेप्सी को ज्यादा खरीदेंगे। तो सवाल तो ये है कि पेप्सी तो उतने की ही है जितने कल की थी, यानी 50 की है, लेकिन चूंकि मरिंडा की कीमतें बढ़ी हैं तो जो लोग पहले मरिंडा को खरीदते थे वो मरिंडा को लेना छोड़ के पेप्सी को खरीदेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इफ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस the demand of the product will rise and vice versa. If expected price of the product is high, the demand of the product will rise and vice versa. अगर आपकी जो expected price है उसकी वो ज़्यादा होने वाली है तो लोग फिर उसको अभी ही ज़्यादा खरीदने लगेंगे और डिमांड कर्व जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा। अगर कोई जंग नज़दीक है तो लोग अपनी डिमांड को राइज कर लेते हैं, और अगर जंग नहीं है, अमन के हालात हैं, तो लोग फॉल कर लेते हैं। अच्छा, आपका क्या है? इस दफ़ा आपकी असाइनमेंट ये है कि आप मुझे वॉइस नोट में बताएंगे, मूवमेंट की एग्जांपल देंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पहले कीमत 10 रुपए थी तो लोग 5 खरीद रहे थे, जैसे ही कीमत 5 हुई तो लोगों ने उसको 10 खरीदना शुरू कर दिया। तो जब कीमत 10 से 5 पे आई तो ये एक्सटेंशन है। और अगर फिर मैं दूसरी एग्जांपल दूं कि कीमत 5 से 10 हो गई है तो लोग पहले 10 खरीद रहे थे, अब 5 खरीद रहे हैं, तो मैं बताऊंगी कि 5 से जब कीमत 10 पे गई तो ये कंट्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरह आप राइस का भी मुझे बताएंगे कि जैसे मैं आपसे कहूं कि पहले कीमत 50 रुपए पे पहले लोग 50 चीजें खरीदते थे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि पहले 50 रुपए अंडे दर्जन थे तो लोग 50 दर्जन खरीदते थे। अब जो है कीमत उसकी वही है, लेकिन गर्मियां हो गई हैं तो लोग उसको 30 खरीद रहे हैं, 30 दर्जन खरीद रहे हैं। तो ये क्या है? ये फॉल है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूंगी कि पहले आइसक्रीम जो थी वो 50 रुपए की थी तो लोग उसको 10 खरीदते थे, अब उसी 50 रुपए पे लोग उसको 50 खरीदते हैं, तो ये क्या है? ये वेदर की चेंज की वजह से राइज आ गया। तो आप लोगों ने मुझे इस तरह की एग्जाम्पल वाइज नोट्स में भेजनी है, तभी मैं प्रेजेंट लगाऊंगी, ठीक है। दिस इज योर टास्क। अल्लाह हाफिज।